गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। नीटेक्स फिजिक्स में आपका स्वागत है। प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। आज के 5 का पंच में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, दैट इज फॉर द गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज। ओके, इस दो वायर सिस्टम के लिए हम इस दो वायर सिस्टम की वजह से हमको पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जब भी कभी वायर का डिस्क्रिप्शन नहीं होता तो हम उसको इन्फिनिटी लॉन्ग मान लेते हैं, क्योंकि अगर फिनाइट लेंथ का होता तो उसका लेंथ गिवन होता। हम लोग सबसे पहले एक जनरल फार्मूला लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, और वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ओके, ये है एक जनरल फार्मूला ड्यू टू स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। और जब मैं स्ट्रेट वायर कह रहा हूं, इसका मतलब चाहे वो फिनाइट लेंथ का हो चाहे वो इनफिनाइट लेंथ का हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है विद सम मॉडिफिकेशंस। जैसे कि अगर इनफिनाइट लॉन्ग वायर के लिए इसको हम यूज करेंगे तो अल्फा और बीटा को 90 पुट करेंगे और इस हिसाब से इस समेशन का वैल्यू 2 आएगा। और हमारे पास इन्फिनिटी लॉन्ग के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन के आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये फार्मूला है इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए। ठीक है, कुछ बच्चों को अब ये डाउट हो सकता है कि अल्फा और बीटा को हम लोग 90 क्यों पुट किए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अल्फा और बीटा होता क्या है। अल्फा बीटा होता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जो वायर के बीच का परपेंडिकुलर लेंथ है, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से उस वायर का जो अपर टिप को टच करने वाला लाइन है, उस दोनों के बीच का एंगल को हम लोग अल्फा बोलते हैं। और उसी तरह इसका लोअर टिप को जो टच करने वाला लाइन है, उस दोनों के बीच का एंगल को हम लोग बीटा बोलते हैं। क्योंकि ये इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो ये जो लाइन है ये हमको कैसा अपियर होगा, स्ट्रेट अपियर होगा। और इस हिसाब से ये एंगल हमको 90 पुट करना होगा। अल्फा और बीटा 90 होगा और इस हिसाब से ये समेशन 2 होगा। और आगे ये फॉर्मूला हमको इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए बन के आएगा। मेरा पर्पस सिर्फ डाउट सॉल्व करना नहीं है। डाउट सॉल्व करना होता तो अभी तक फॉर्मूला पुट करके हम बता दिए होते आपको। मेरा पर्पस ये है कि जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों तो उसके पीछे का हर एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में चलते रहना चाहिए। और अक्सर हम कभी कभी तो फॉर्मूलास लगा के कुछ भी करके आंसर तो ला पाते हैं, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर नहीं होता है। और ये नए तरीके से डाउट सॉल्व करने का तरीका है जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें कि वो बेसिक पॉइंट, वो उसके पीछे का बेसिक्स भी आपको पता लगते रहे। और इसीलिए वी आर हेयर फॉर यू, विद यू, फ्रॉम यू। ओके, तो अब हम लोग को इस दोनों वायर सिस्टम के कारण इस पॉइंट पी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज होता है, वन इज मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड इज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमारे सामने है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। और इस दोनों वायर के लिए जब हम पुट करेंगे तो म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, डी तो दोनों के लिए सेम है, क्योंकि डी क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहले वायर से 2.5 तो दूसरे वायर से भी 2.5। वेरिएबल सिर्फ आई है, यानी जिसका आई बड़ा उसका मैग्नेटिक फील्ड बड़ा, और जिसका आई छोटा उसका मैग्नेटिक फील्ड छोटा। चलिए हम लोग नाम असाइन कर देते हैं, इसको वायर फर्स्ट मानते हैं, इसको वायर सेकंड मानते हैं। अब हम लोग इस दोनों वायर के कारण इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो उसका हमारे पास तरीका है, एक्सटेंड योर राइट हैंड थंब अलोंग द करंट। चलिए एक्सटेंड कर दिए ऐसे, एक्सटेंड योर राइट हैंड थंब अलोंग द करंट एंड इंडिकेट योर रेस्ट फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट। रेस्ट फिंगर को हम लोग उस पॉइंट की तरफ इंडिकेट कर देंगे। फिर जो पाम बचेगा, तलहटी पाम, विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इस हिसाब से यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा विच इज इनटू द प्लेन। और जब यही चीज दूसरे वायर के लिए हम लोग यूज करेंगे, extend your right hand thumb the current along the current, indicate rest finger towards the point, and the palm will give the direction of magnetic field which is out of the plane dot. तो जब हम लोग अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का
मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। चूंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो जब मैग्नीट्यूड बी नेट लिखने जाएंगे तो हमको b1 माइनस b2 लिखना होगा। ठीक है, b1 माइनस b2 लिखना होगा। और यहाँ पे b1 का मतलब है बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू। ठीक है, तो जब भी आप ये इस तरह का फॉर्मूला बीनेट का यूज कर बीनेट निकालें तो ये चीज का ध्यान रखें, हर वक्त बड़ा में से छोटा को घटाना है। ये नहीं कि छोटा में से बड़ा को घटा दिए और फिर जो नेगेटिव साइन आया उससे हम लोग डायरेक्शन किसी का उल्टा मान लिए। ऐसा नहीं करना है हमको बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटाना है। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करते हैं। तो b1 का मैग्नीट्यूड कितना है सर? चलिए देखते हैं। b1 का मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट इंटू 5/2 पाई डी। डी को डी ही लिखते हैं क्योंकि डी का वैल्यू दोनों के लिए सेम है, माइनस म्यू नॉट इंटू 2.5/2 पाई डी। जब इस दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा म्यू नॉट इंटू 2.5/2 पाई डी। और डी का वैल्यू कितना है सर? 2.5 ही है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बी नेट का मैग्नीट्यूड आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। अब इसका डायरेक्शन का बात करते हैं। तो ये बी नेट दो कंपोनेंट से बना, एक तो b1 से और एक b2 से। इस दोनों कंपोनेंट में जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और उसका जो डायरेक्शन है वही नेट मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। और b1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और b1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो b1 का डायरेक्शन कैसा है? क्रॉस इनटू द प्लेन। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्रॉस ही होगा। और यहाँ पे अब हम लोग वेक्टर साइन यूज कर सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिख चुके हैं। और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर। Now move to the next question, that is, two infinite long parallel wire carries equal current in same direction. The magnetic field at a midpoint in between the two wires is okay. यहाँ पे ये कह रहे हैं हमें कि यहाँ पे कहा जा रहा है दो इन्फिनाइट लॉन्ग पैरेलल वायर है। ओके, ये दो इन्फिनाइट लॉन्ग पैरेलल वायर है। ठीक है, ये दो इन्फिनाइट लॉन्ग पैरेलल वायर है, कैरीज इक्वल करंट इन सेम डायरेक्शन, यानी दोनों के डायरेक्शन करंट का सेम है और इक्वल है। इसको आई मानते हैं तो इसको भी आई मानते हैं। ये इन्फिनिटी लॉन्ग है। द मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जो पहला वायर का डिस्टेंस है वही दूसरे वायर का भी डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, और अभी अभी हमने पढ़ा कि इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या लिखते हैं? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। इसको वायर पहला मानते हैं, इसको वायर दूसरा मानते हैं। तो जब बी नेट लिखेंगे तो या तो हम लोग क्या करेंगे, बी नेट जब हम लोग लिखेंगे तो b1 b2 को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। अगर डायरेक्शन अपोजिट हुआ फिर तो घटाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर पॉइंट पी पे अपोजिट हुआ दोनों वायर के कारण से, फिर तो घटाएंगे बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू, और अगर सेम रहा तो एड अप करेंगे। चलिए मैग्नीट्यूड का बात कर लेते हैं, पहले डायरेक्शन निकाल लेते हैं। एक्सटेंड योर राइट हैंड थंब टुवर्ड्स द करंट, indicate rest finger towards the point, palm will give the direction of magnetic field which is cross into the plane. Now for the second wire, extend your thumb along the current, indicate rest finger towards the point. Now palm will give the direction of magnetic field which is out of the plane. यानी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो हमको करना क्या पड़ेगा? यहाँ पे माइनस b1 माइनस b2 मीन्स बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटाना है। ठीक है, चलिए मैग्नीट्यूड का बात कर लेते हैं। दोनों वायर के लिए d सेम है, 2 पाई कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, i भी सेम, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है और उस हिसाब से बी नेट हमारे पास आएगा 0। और उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज a closely wound flat circular coil of 25 tons of wire has diameter of 10 cm and carries a current of 4 ampere. Determine the magnetic flux density at the center of the coil. Okay, हम लोग इस बात से कंफ्यूज नहीं होंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द अनदर नाम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो अब हम लोग को कह रहा है, इसमें ये लोग कह रहे हैं कि एक सर्कल है, क्लोजली वाउंड फ्लैट सर्कुलर कॉइल। ओके, एक कॉइल है,
तो हमारे पास एक फ्लैट सर्कुलर कॉइल है, कितना टर्न है इसके पास, 25 टर्न है इसमें, ठीक है, इसमें 25 टर्न है इसके पास। और वायर इज डायमीटर, तो एन का वैल्यू कितना है सर, 25 है, और डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। करंट कितना है सर, 4 एम्पियर है। चलिए, करंट का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ तो हम लोग अपने मन से मान लेंगे क्लॉकवाइज, या फिर आपका मन जो भी माने, एंटी क्लॉकवाइज आई मान लेते हैं। और हमको सेंटर पे पूछ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देखिए अब फिर से हम आपको जनरल फॉर्मूला बताते हैं किसी भी सर्कुलर कॉइल या फिर आर्क के लिए, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर अल्फा। अल्फा हम हमेशा रेडियन में पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये जनरल फॉर्मूला है, मान लीजिए अभी किसी क्वेश्चन में आपके पास एक आर्क दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि इस आर्क की वजह से हमको आप इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बता दीजिए, तो हम लोग ये जो एंगल सबटेंड करेगा ये आर्क सेंटर से अल्फा, यही अल्फा यहाँ रेडियन के फॉर्म में पुट करेंगे। और यहाँ पे तो सर्कुलर कॉइल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सर्कुलर कॉइल दिया हुआ है, तो सर्कुलर का एंगल कितना होगा, 2 पाई। तो जब हम इसको पुट करेंगे 2 पाई, तो फॉर्मूला बन के हमारे पास आएगा म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई अपॉन 4 पाई आर। तो फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। कहाँ पे, अब लोकेशन भी ध्यान रखिए, सेंटर पे, ठीक है। और ये किसके कारण है, ये किसका फॉर्मूला है, सर्कुलर कॉइल का, सर्कुलर कॉइल, आर्क नहीं है, ये फुल सर्कल है, 2 पाई एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है। अब इसमें हम आपको एक और चीज सिखा देते हैं, डायरेक्शन। ये तो मैग्नेट मैग्नेट एक सर्कुलर कॉइल के कारण से क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। अब हम लोग इसका डायरेक्शन देखते हैं। इसका डायरेक्शन का तरीका है, कर्ल योर राइट हैंड फिंगर अलोंग द करंट, एक्सटेंडेड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इस हिसाब से हम लोग जब राइट हैंड फिंगर को यहाँ कर्ल करेंगे, थंब अंदर की तरफ इंडिकेट होगा, यानी क्रॉस इनटू द प्लेन। और यही चीज आप आर्क के लिए यूज कर सकते हैं, कर्ल योर फिंगर अलोंग द करंट, एक्सटेंडेड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ भी क्रॉस ही आ जाएगा। तो ये टोटल बेसिक है एक कॉइल के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जब, और ये है जनरल फॉर्मूला। और हम एम्फेसाइज आपको जनरल फार्मूला के लिए क्यों कर रहे हैं, या आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा। और जब आप एक बार आपको प्रोसेस पता होता है ना, तो यहाँ से इस स्टेप से इस स्टेप पे आने में आपको दिमाग में ही हो जाता है और टाइम भी नहीं लगता है, बस एक बार हैबिचुअल होना है। और जनरल फार्मूला याद करने का एक फायदा है कि आप कहीं भी फंसोगे नहीं। तो चलिए, अब हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, अब हमें सिर्फ क्या पुट करना है, मैं वैल्यूज पुट करने हैं। तो चलिए वीसी निकालते हैं। अच्छा, ये जो चीज हम निकाले हैं ये एक कॉइल के लिए निकालने हैं, फॉर वन कॉइल, फॉर वन टर्न, फॉर वन टर्न। और जब एन टर्न होगा तो आगे फॉर्मूला में एन आ जाएगा, और क्या। तो हम लोग एन लिखेंगे, एन कितना, एन म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। एन का वैल्यू कितना है सर, 25। म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है सर, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। आई कितना दिया हुआ है सर, 4 दिया हुआ है, 2 इंटू आर। आर को मीटर में बदलना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपको पता ही है। तो अब हम लोग इसको कैंसल आउट करते हैं, 5 दूनी 10, 25 चौके 100, 10 टाइम्स में कट गया। 10⁻⁻2 और 10⁻⁻7 गया, 10⁻⁻5 आया, और ये 10 और जब ये कट गया तो आया 10⁻⁻4। तो अब हमारे पास है बचा हुआ है 4 पाई इंटू 10⁻⁻4। पाई का वैल्यू पुट करते हैं, 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻4, 4 तिया 12, 14 चौके 56 इंटू 10⁻⁻4। इसको जब रीअरेंज करेंगे तो 1.256 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला विल बी द आंसर। और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O विल बी। ओके, ये जो गैप आप देख रहे हैं ना, ये कंसिडरेबल गैप नहीं है, ये बहुत कम है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप मान सकते हैं इतना छोटा कम है। क्योंकि अगर टच हो जाए तो फिर तो हम लोग करंट का डायरेक्शन नहीं स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे, इधर से करंट इधर आया या इधर। अभी ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब ऐसे गया ऐसे आया,
तो इसीलिए बहुत कंसिडरेबल टच नहीं, इसको आर्क नहीं मानना है, इसको टोटल ऑफ सर्कल ही मानना है। या फिर इसको हम लोग और प्रिसाइज तरीके से देखा जाए दूसरे तरीके से, तो वो ऐसा है कि एक सर्कल है, यहाँ पे आपको आई करंट इसमें रन कर रहा है, और एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक स्ट्रेट वायर, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो आई करंट लेके दौड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ओ पॉइंट है, इस पे हमको दो एलिमेंट की वजह से लिखना है। पहला एलिमेंट है कॉइल, पहला एलिमेंट है हमारे पास कॉइल, और दूसरा एलिमेंट है स्ट्रेट वायर, और दोनों की वजह से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं सर? म्यू नॉट आई अपॉन 2r लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं सर? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r लिखते हैं। डी लिखते हैं, डी का वैल्यू r है, क्यों? क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख लीजिए r है ना, तो इसीलिए। अब दोनों का डायरेक्शन देखते हैं। कॉइल के लिए भी डायरेक्शन हम लोग जानते हैं, कर्ल योर फिंगर अलोंग द करंट एंड एक्सटेंडेड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इस हिसाब से ये क्रॉस हो जाएगा। और स्ट्रेट वायर का भी जानते हैं, एक्सटेंड योर थंब अलोंग द करंट, इंडिकेट रेस्ट फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट, पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। या फिर ऐसे आपको बता ही देते हैं, और ये इस हिसाब से हो जाएगा आउट ऑफ द प्लेन, दैट इज डॉट। राइट हैंड का यूज करना है सर। चलिए यहाँ पे भी अब हमको क्या निकालना है? बी नेट निकालना है ना, बी नेट निकालना है। बी नेट निकालना है तो बी कॉइल माइनस, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस होना है। अब बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू घटाना है, तो म्यू नॉट आई, न्यूमरेटर दोनों का सेम है। अब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसका टोटल वैल्यू छोटा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसका टोटल वैल्यू बड़ा, तो ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा, ये वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो बीसी माइनस क्या लिखना है हमको? बीसी माइनस क्या लिखना है हमको? बीसी माइनस बी एस, बी वायर लिखना है, बी डब्ल्यू। तो चलिए बीसी कितना है सर? म्यू नॉट आई अपॉन 2r माइनस ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r 1 माइनस 1 अपॉन पाई। और अभी हम आपको बताए हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या लिखना है। अब यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक तो BC है और एक BW है। BC का वैल्यू बड़ा है तो इसका जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वही नेट मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन हो जाएगा। और इस हिसाब से हम लोग बी नेट जब वेक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r 1 माइनस 1 अपॉन पाई और क्रॉस, ये है। और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? सारा चीज बता दिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, a straight conductor carrying current I splits into two parts as shown in the figure. The radius of the circular loop is r. The magnetic field at the center P of the loop is okay. हमको इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं। यहाँ से करंट आई आता है और दो पार्ट में बट जाता है, और यहाँ पे आके दोबारा से ये लोग मर्ज होके आई करंट बह जाता है। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दिमाग में एक चीज चलते रहना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी से, कि जब भी एक तो ये वायर है, कंडक्टर है, तो इसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा सर? रेसिस्टेंस होगा, पहला बात। दूसरा बात, यहाँ पे अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ते हैं कि जब रेसिस्टर सीरीज में कनेक्ट होता है तो करंट तो सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, और वही जब पैरेलल में कनेक्ट होता है तो वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइड होता है। तो अगर हम इसको एक रेसिस्टर माने, इसमें जो रेसिस्टेंस है और इसमें जो रेसिस्टेंस, इसको दूसरा रेसिस्टर माने, तो दोनों किसमें कनेक्ट है सर? पैरेलल में कनेक्ट है ना? ये तो पहला बात होगी। ये दोनों चीज आपको दिमाग में रखना, आगे यूज होगा। अब हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और यही वो पॉइंट है जब हम आपको कह रहे हैं कि जनरल फॉर्मूला याद रखा जाए तो आपको सही होगा। इसको पहला आर्क मान लेते हैं, इसको दूसरा आर्क मान लेते हैं। जब हम लोग B1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? म्यू नॉट I1, क्योंकि उसमें करंट I1 दौड़ रहा है, 4 पाई r। अल्फा का वैल्यू कितना है सर? यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हमारे पास 3 पाई बाय 2 है। अल्फा लिखेंगे 3 पाई बाय 2। B2 कितना लिखेंगे सर? म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई r
पाई बाय 2 लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब डायरेक्शन भी लिख देते हैं। डायरेक्शन जब लिखेंगे तो कर्ल योर फिंगर along the current, extended thumb will give the direction of magnetic field which is cross into the plane। और जब इसके लिए लिखेंगे तो कर्ल योर फिंगर along the right hand finger along the current, extended thumb will give the direction of magnetic field which is dot। अच्छा, जब बी नेट निकालेंगे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस करेंगे, ये बात सही है। सारा टर्म नोन है, I1 और I2 भी नोन है, लेकिन जब माइनस करेंगे तो या तो I1 को I2 के फॉर्म में लिख लें या फिर I2 को I1 के फॉर्म में लिख लें। और इसी के लिए हम आपको इतना कहानी सुना रहे हैं कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है। तो पहला वायर में रेसिस्टेंस देखते हैं अब, R1। रो मटेरियल सेम है वायर का दोनों के लिए, L1 अपॉन क्रॉस सेक्शन भी सेम है। R2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रो L2 अपॉन A, L2 अपॉन A। अब L1 L2 कैसे लिखेंगे, जब भी हमारे पास कोई आर्क होता है और वो अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा होता है सेंटर से रेडियन में, और रेडियस इसका R होता है, तो जब हमसे कोई लेंथ, इसका ये लेंथ पूछता है तो हम लोग क्या लिखते हैं सर, L इक्वल्स टू R अल्फा लिखते हैं ना। वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो रो L1 क्या लिखेंगे, R अल्फा, अल्फा कितना है 3 पाई बाय 2 अपॉन A। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रो R पाई बाय 2 अपॉन A, ठीक है। अब देखिए, हम आपको कह रहे हैं कि ये दोनों किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्ट है तो V इक्वल्स टू आई आर कॉन्स्टेंट होना चाहिए। पैरेलल में तो वोल्टेज ही कॉन्स्टेंट होता है ना, करंट डिवाइडेड होता है। उस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2। एनी डाउट। और जब अब हमको या तो I1 को रिप्लेस करना है I2 के टर्म में या फिर I2 को रिप्लेस करना है I1 के टर्म में। चलिए I2 को रिप्लेस करते हैं। I2 जब लिखेंगे तो लिखेंगे I1 R1 अपॉन R2, यानी अब हमको R1 अपॉन R2 का वैल्यू निकालना है। तो इस दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। इस दोनों को क्या करना है, ओहो, इस दोनों को डिवाइड करना है, R1 अपॉन R2। तो रो से रो कट जाएगा, R से R बेकार हो जाएगा, A से A कट जाएगा, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कट जाएगा, और हमारे पास R1 अपॉन R2 का वैल्यू, यहाँ से R1 अपॉन R2 का वैल्यू आ जाएगा 3। तो यानी I2 का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 3I1 आया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अभी जो हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो मात्र इस दोनों कंपोनेंट, ये दोनों आर के कारण से निकाल रहे हैं, ठीक है। बी नेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, B1 माइनस B2 लिखेंगे, और B1 माइनस B2 लिखेंगे तो B1 क्या है सर, μ1 I1। एक सेकेंड सर, थोड़ा सा यहाँ पे हमको जगह बनाना पड़ेगा। तो बी नेट लिखेंगे हम लोग B1 माइनस B2। अब आपको ये चीज अंडरस्टूड होना चाहिए, B1 बड़ा वैल्यू है, B2 छोटा वैल्यू। चलिए B1 लिखते हैं। B1 लिखेंगे तो आएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई आर 3 पाई बाय 2 आएगा। जब B2 लिखेंगे तो हमारे पास आएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई आर, सॉरी I2 का वैल्यू तो अब हमारे पास क्या आ गया है, 3I1 ना, इसको हम लोग 3I1 लिख देते हैं। 3I1 अल्फा कितना है, पाई बाय 2। अब इस दोनों टर्म को ध्यान से देखिए, पहला टर्म ये और दूसरा टर्म ये, कितना दोनों सेम लग रहा होगा आपको।
तो बी नेट ड्यू टू कॉइल, ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हमारे पास क्या बच गया है, एक तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर बच गया और ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर बच गया है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी स्ट्रेट वायर वायर होता है और वायर के अलोंग ही पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाता है जिसपे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। तो इसीलिए इस दोनों के वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिखने का जब भी बात आएगा तो इस दोनों कॉइल के आर्क के कारण तो 0 है ही, इस दोनों वायर के कारण भी 0 है। तो बी नेट टोटल भी अगर हमको लिखना रहा तो वो भी 0 ही आएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप जब भी कभी किसी कॉइल में एक करंट एंटर करे और वापस आ जाए, प्रोवाइडेड मटेरियल सेम हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो, तब हम लोग उस कॉइल के कारण से, उस सर्कुलर कॉइल के कारण से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 याद रखते हैं। एक तरह का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और प्रोसेस हमको पता होना चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज इम्पोर्टेंट, यू नो। तो इतना बात है, आज के 5 के पंच में यही 5 क्वेश्चन हमारे पास था। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नीट एक्स फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।